अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है कंप्यूटिंग एथिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटिंग प्रोफेशन पढ़ा था और फिलॉसफी ऑफ एथिक्स पढ़ी थी। अब हम लोग कंप्यूटिंग एथिक्स का जो टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कंप्यूटिंग एथिक्स होती क्या है। कंप्यूटिंग एथिक्स इस स्टडी को कहते हैं जिसके अंदर हम अगर कोई टेक्नोलॉजी या टूल जो है उसको अगर क्रिएट कर रहे हैं, उसको अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ डिसीजंस हम लोगों ने लेने होते हैं। तो वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से लेने हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि जो हमारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता चलता है कि किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। अगर तो वो अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है देन गुड, अगर बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है तो वो ठीक नहीं है। तो जब वो लोग कोई टूल क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं तो वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से जो हमारा कस्टमर है उसको इफ़ेक्ट करेगी, फेयरली करेगी, उसकी जो सी इंफॉर्मेशन है वो सेफ़ रहेगी या नहीं, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो प्राइवेसी है वो तो नहीं उससे इफ़ेक्ट होगी। तो ये सारा कुछ जो है ये कंप्यूटिंग एथिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अच्छा, अब ये एथिकल इश्यूज वाला एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में भी पूछा जा सकता है कि स्टेट सम एथिकल इश्यूज विद एग्जांपल, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि कुछ एथिकल इश्यूज बताएं और उनको सॉल्व करने का जो तरीका है या उनसे बचने का जो मेथड है वो बताएं। तो यहाँ पर फिलवक्त जो इश्यूज हैं वो लिखे हैं उनके एग्जांपल के साथ। सबसे पहला जो इशू है वो है प्राइवेसी का, which is about protecting user information from being accessed और shared without the permission। यानी कि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है हमने उसको प्रोटेक्ट करना है और उसकी असेस जो है उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई अनऑथराइज जो यूज़र है वो विदाउट परमिशन उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल ना करे। एग्ज़ाम्पल इसकी है कि एक सोशल मीडिया ऐप है और उसने जो प्राइवेट मैसेजेस हैं एक यूज़र के उसको सेफ रखना है और सिर्फ उस यूज़र को विजिबिलिटी उसकी देनी है, ठीक है। फिर सेकंड जो सा इशू आता है वो आता है सिक्योरिटी का, विच इज़ अबाउट मेकिंग श्योर सिस्टम्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैकर्स, वायरसेस एंड अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। कि जो हमारा सिस्टम है हम उसे हैकर्स से, वायरसेस से और जो अनऑथराइज एक्सेस है उससे बचा के रखें। अब ये सिस्टम कोई भी हो सकता है, ये एक ऐप भी हो सकती है, ये कोई पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं डाटा ओनरशिप। डाटा ओनरशिप का मतलब है बीइंग क्लियर अबाउट हु ओन्स द डाटा, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है उस डाटा को, कौन उसका असली ओनर है और वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। यूज़र शुड नो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम इट। ये होता है जैसे आप लोग कुकीज़ जो है वो अलाउ करते हो ना जब कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप अपना डाटा हमसे शेयर करेंगे या नहीं। और बाज़ का तो उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया होता है कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपकी लेंगे। तो वो चीज़ जो है वो इसके अंदर आती है। फिर आती है हमारे पास फोर्थ नंबर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विच इज़ अ ब्रॉडर टॉपिक, वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ओरिजिनल जो कंटेंट होता है उसको रिस्पेक्ट करें। यानी जैसे यूट्यूब के ऊपर है कि अगर आप किसी का कंटेंट डायरेक्टली यूज़ करते हो तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम यही होता है कि जो ओरिजिनल ऑनर है, ओरिजिनल क्रिएटर है, वो कोड का है, वीडियो का या किसी डिज़ाइन का है, तो कोई उसको कॉपी ना करे, कोई उसे ओन ना करे। अगर करना चाहता है तो वो उससे प्रॉपर लाइसेंस लेता है, प्रॉपर परमिशन लेता है उस चीज़ के। फिर हमारे पास इशू आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, विच मीन्स कीपिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड शेयर इट ओनली विद ऑथराइज पीपल। इसकी एक एग्जांपल हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में देखी थी कि अगर एक जो डॉक्टर है उसके पास कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट की जोन सी भी हेल्थ रिपोर्ट है, हेल्थ प्राइवेसी है, वो किसी को ना दिखाए। तो ये उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है। इसी तरह जब कोई डेवलपर है किसी कंपनी के अंदर, वो कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहा है, वो जो टूल्स यूज़ कर रहा है, वो जो मेथड्स यूज़ कर रहा है, वो किसी दूसरी कंपनी को ना बताए। इसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंशियल, उनका जो डाटा है उसको जो है ना कॉन्फिडेंशियल रखें, यानी कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे क्लाइंट को शेयर ना करे। तो ये सारा कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। फिर हमारे पास एक इशू है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कोई काम करो तो उससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करो, उसको बिल्कुल सबके सामने इस तरह से प्रेजेंट करो कि
उनका ट्रस्ट गेन हो सके, ठीक है। बीइंग ओपन अबाउट हाउ सिस्टम वर्क्स एंड हाउ यूज़र डाटा इज़ हैंडल्ड, यानी कोई झूठ ना हो कि आपने यूज़र का डाटा जो है उससे पूछे बगैर किसी काम के लिए इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसको बताओ, आपने यूज़ करना करो, लेकिन उसे बता के यूज़ करो। तो ये चीज़ आती है ट्रांसपेरेंसी के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास एक इशू आता है कंसेंट का। कंसेंट का मतलब होता है गेटिंग यूज़र परमिशन बिफोर कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये भी ट्रांसपेरेंसी के अंदर ही आता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आप वो काम अभी कर रहे हो। कंसेंट का मतलब है आपने वो काम करना है, यानी अब एक ऐप है, यू शुड आस्क बिफोर असेसिंग योर कैमरा और कॉन्टैक्ट। अब ये एट द स्पॉट वो काम हो रहा है, ये किसी डेवलपमेंट के दौरान नहीं हो रहा, ये आपके सॉफ्टवेयर या टूल और टेक्नोलॉजी के दौरान क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ठीक है। फिर आते हैं बाइसेस एंड फेयरनेस। बाइस का मतलब कि यानी आप किसी एक को फेवर ना दो, आप किसी एक के साइड ना लो, बल्कि आप लोग सबको इक्वली ट्रीट करो। तो इंश्योर करना है आपने कि सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं वो इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये ना हो आपको कि जो जी इस एरिया का जो इंसान है वो ये सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता या ऐसे या वैसे। हाँ, बिहाफ पर अगर उनके बिहेवियर में कोई इशू है देन वो अपने पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करना ये चीज़ जो है ये सॉफ्टवेयर्स या एथिकली जो है ना वो अलाउ नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल कि एक एआई टूल है और वो डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट रेसेस के जो लोग होते हैं ना उन सबको क्या करता है, आंसर करता है विदाउट एनी फेवर। यानी वो किसी को फेवर नहीं करता कि मैं क्रिश्चियंस को फेवर कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम्स को फेवर कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं करता, बल्कि जो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपली उसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और इशू है विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो आपने काम किया है उसकी आपने ज़िम्मेदारी लेनी है। अगर कुछ गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको फिक्स करने की सोचें, बजाय कि आप लोग उसे डिनाई करें और इससे यूज़र को कोई भी नुकसान पहुँचे। लास्टली हमारे पास जो इशू है वो असेसिबिलिटी का है। मेकिंग श्योर डिजिटल टूल कैन बी यूज बाय एवरीवन, यानी कि असेस जो है, जैसे कि रिमोट असेस अगर हम लोग बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो हम लोग देखते हैं कि किस किस एरिया में किस रेंज में वो जाएगा और किस तरह के लोग उसे असेस कर सकते हैं। अब देखें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सिर्फ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ स्पेशल टाइप के लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो ब्रांड्स होते हैं ना उनका ज़्यादा फोकस होता है कि हम हर तरह के इंसान तक जो है ना वो पहुँचें, चाहे वो डिसेबल है या नहीं है। तो इस चीज़ को असेसिबिलिटी में ही कंसीडर किया जाता है। जितनी आपकी रेंज ज़्यादा होती है उतना आपका सॉफ्टवेयर यूज़ अच्छा होता है और आप कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आ जाते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ IEEE एंड कंप्यूटिंग एथिक्स। अब IEEE जो है ये इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का। ये एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जिसके अंदर एथिकल बिहेवियर्स और टेक्नोलॉजी फील्ड को पढ़ाया भी जाता है और कंप्यूटिंग एथिक्स सेट किए जाते हैं। प्रॉपर इन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं प्रोफेशनल के लिए, उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ताकि जितने भी इंजीनियर्स और डेवलपर हैं उसके अंदर अंदर काम कर सकें। इसका मकसद क्या था कि पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको क्या कहते हैं प्रेफर किया जाए, उनकी सेफ्टी को प्रेफर किया जाए और लोगों के साथ ऑनेस्ट आ जाए ताकि उनका जो काम है उन्हें ट्रांसपेरेंट वे में करके दिखाया जाए। और इससे ये होता है कि कन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको भी अवॉइड किया जाता है और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो लोग अच्छे से समझ पाते हैं और सोसाइटी के अंदर वो अच्छे से यूज़ की जाती है। अब एथिकल डिसीजन मेकिंग इन टेक प्रोजेक्ट्स इसका नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि हम लोगों ने ये जब टॉपिक शुरू किया था उसमें हमने यही देखा था कि कंप्यूटिंग एथिक्स का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो टूल या टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है उसके अंदर सही क्या है उसको चूज़ करना है। तो वो कैसे चूज़ करना उसे हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग डिसीजंस लेते हैं टेक प्रोजेक्ट्स के दरमियान। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन इन कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स अ प्रोफेशनल शुड कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं ये क्वेश्चन जो है वो एक कोई भी प्रोफेशनल, कोई डेवलपर, कोई भी इंजीनियर जो है वो सोचता है। इज़ द एक्शन फेयर एंड रिस्पेक्टेबल टू अदर्स, क्या वो जो काम करने जा रहा है वो ठीक है, क्या उससे किसी की जो रिस्पेक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएगा। कुड दिस कॉम
कॉज हार्म और रिस्क टू एनीवन, क्या ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है किसी के लिए रिस्क का बायस तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं क्रिएट कर रहा। वुड आई फील कंफर्टेबल इफ़ दिस डिसीजन बिकेम पब्लिक, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो क्या इसे अगर मैं पब्लिकली लेके जाता हूँ लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और लास्टली, एम आई फॉलोइंग द रूल्स लॉज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, क्या जो रूल्स एंड लॉज सेट किए गए हैं हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, या जो मेरे अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो क्या मैं उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, क्या मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये एक प्रोफेशनल एक्ट के अंदर आते हैं और वो इन्हें उन इन एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है और ये उसे हेल्प करते हैं किसी भी क्या कहते हैं गलती से बचाने के लिए, यानी कि वो गलती ना करे उस काम के अंदर। अब टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने सही डिसीजन कैसे लेना है, तो ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रही होती है। पॉजिटिव वे में भी करती है, नेगेटिव वे में भी करती है, ये हम लोगों ने ऊपर देखा है। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ऑनलाइन लर्निंग्स हेल्प स्टूडेंट गेट एजुकेशन एनीवेयर, रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है उन्हें डिजिटल मटेरियल पर, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं पर भी बैठ के आराम से अपना काम जो है वो कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया जो है वो कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो भी सर्च कर सकते हैं। सेकेंडली, डिजिटल टूल्स सपोर्ट डॉक्टर्स इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, अभी आजकल रोबोटिक्स आ गई है सारी, तो एआई भी इन्वॉल्व किया जा रहा है जिससे मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट आई है। थर्ड नंबर पर बिज़नेस वर्क फास्ट, यानी कि जो बिज़नेस एरियाज़ हैं उनके अंदर स्टैटिक्स, उनके अंदर जो ऑटोमेशंस आ गई हैं, वो चीज़ें किस तरह से पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही हैं सोसाइटी को। तो ये टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट्स हैं। अब अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएं तो वो आता है कि ऑटोमेशन में रिड्यूस जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑटोमेशंस की वजह से कुछ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रिड्यूस हुई हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही रिड्यूस हो गई हैं, कुछ हुई हैं, क्योंकि ऑटोमेशन करने के लिए भी तो इंसानों ने ही जाना है ना, तो वो जो हैंडलर होता है वो उस सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का हैंडलर होता है वो भी कोई पर्सन ही होता है। तो इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि रिड्यूस हुई हैं, ये चीज़ याद रखनी है। फिर है कि सम पीपल में बी लेफ्ट बिहाइंड इफ़ दे डू नॉट हैव असेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। अब रूरल एरियाज़ जो से हैं उनके पास टेक्नोलॉजीज़ की एसेस नहीं है और इसी वजह से क्या है कि वो लोगों से पीछे हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ने के मामले में भी और दूसरे कामों में भी। तो जो भी कंप्यूटिंग प्रोफेशनल होगा जब भी वो कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा तो वो ज़रूर पूरी सोसाइटी को नज़र में रख के फिर करेगा, वो देखेगा कि कौन से यूज़र तक मेरी जो भी टेक्नोलॉजी है वो जा रही है या नहीं जा रही। जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक जो डेवलपर है या एक जो प्रोफेशनल है उसने क्या किया, रूरल एरियाज़ के लिए कोई टेक्नोलॉजी जनरेट किया है, लेट्स से फार्मर्स के लिए उसने कोई टेक्नोलॉजी जनरेट की है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर ये काम होता है तो क्योंकि पाकिस्तान तो एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर कितने सारे ही रूरल एरियाज़ हैं, तो ये किस तरह से पाकिस्तान को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है ये आप समझ सकते हैं। इसी तरह अगर बाहर के ममालिक में जो रोड पर या फिर किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई बैगर है या कोई और पर्सन है जो अभी जॉबलेस है और वो काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए कोई टूल टेक्नोलॉजी जनरेट करना ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके थ्रू वर्क, तो ये चीज़ भी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम लोग देखते हैं और कंप्यूटिंग प्रोफेशनल इसे मस्ट कंसीडर करते हैं जब भी वो कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं। अब एआई एंड एथिक्स आती है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी ये पेपर में पूछा भी जाए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इन भी है। ये कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट कर देती है क्योंकि एआई जो है वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है, इसीलिए हाँ एआई का हमें ये नहीं पता होता जो वो डिसीजंस ले रहा है वो सही ले रहा है या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एआई से ही पूछते हैं क्या ये काम सही है या नहीं सही, अब वो आगे से हमें अपना बायस्ड रिएक्शन देता है या फिर फेयर रिएक्शन देता है, हमें ये नहीं पता होता। तो ये एक एथिकल चैलेंज है एआई की इंडस्ट्री के अंदर। देन एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ़ एआई कोज हार्म, लेट्स से कि एआई को किसी ने कोई डेंजरस वेपन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, देन
हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? जाहिर सी बात है, जो उसका डेवलपर होगा, जो उसको उसका क्रिएटर होगा, जो उसका कोडर होगा, वो सारे के सारे जो लोग होंगे वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो क्योंकि उसने एक रॉन्ग डिसीजन भी ले लिया है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। एंड थर्डली, कैन यूज़र अंडरस्टैंड हाउ एआई सिस्टम रीच देयर कंक्लूजन्स? अब देखें, हम तो यूज़र हैं, हमने तो उनसे जो क्वेश्चन करना था कर लिया, उसने जो हमें जवाब दिया वो कहाँ से एल्गोरिदम, किस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए लिया है, क्या हम इस चीज़ को समझ सकते हैं या नहीं? तो ये भी चीज़ इसके एथिक्स में शामिल होती है। एआई शुड बी डेवलप्ड इन अ वे दैट इज़ सेफ, फेयर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि जो लोग हैं उसे अच्छे से समझें, उस पर ट्रस्ट कर सकें और उसमें सेफ फील कर सकें। ठीक है, जैसे कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो ट्रैफिक के रूल्स को अगर फॉलो नहीं करती तो उसका क्या फ़ायदा, उसको जनरेट करने का क्या फ़ायदा? ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्यूटिंग एथिक्स थे कुछ, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट हो गया।